हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैन इन फ्रंट ऑफ यू। आज फिर से आपके फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को लगभग कंफ्यूजन होती ही है। आज मैं कोशिश करूंगी कि ये कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कोशिश करूंगी एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जाए। आपको जहां पे भी कंफ्यूजन होगी या फिर जहां पे भी कंफ्यूजन होने की संभावना होगी, पॉसिबिलिटीज होगी, उन सभी प्रॉब्लम्स को आज यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आज ना ही हम सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग समझेंगे भी कि कौन सी चीज कैसे है, क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्यों कौन सी चीज ऐसी होती है, क्यों दूसरी चीज कोई वैसी होती है। हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फिजिक्स का जो आज का टॉपिक है दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये जो हमारा टॉपिक है ये मोस्टली फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो आपने फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी हमारी, वो सभी सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। कुछ आपकी वेक्टर्स होती हैं, कुछ आपकी स्केलर्स होती हैं। तो बच्चों को मोस्टली ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि उन्हें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर है। तो आज वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोर्ड पे दोनों साइड हमारी दोनों क्वांटिटीज को लिख दिया है। तो फर्स्ट साइड हमारी जो है स्केलर क्वांटिटीज एंड स्केलर्स, इसमें या तो आपको स्केलर्स बोलते हैं या फिर उस क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। सेकेंड साइड जो मैंने लिखा है दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज एंड वेक्टर्स, यानी कि आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, आप उसको या तो वेक्टर्स बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है इन दोनों की डेफिनेशन। देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले आपको उसकी परिभाषा को समझना, डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद हम उसके रिप्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग्स के बारे में सोचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, but no direction, that is called scalar quantities। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे यहाँ पे स्पीड। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपको किसी भी एक बंद रूम में बंद कर दूं, एक रूम है और वहां पे मैं आपको बोलूं कि आपको भागना है, बहुत स्पीड में भागना है, जितनी स्पीड से आप भाग सकते हैं आपको भागना है, तो मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि आपको भागना है, या फिर मैंने आपको कह दिया कि आपको 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना है, मैंने आपको स्पीड भी बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया। ये जो 3 है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। मैग्नीट्यूड को नॉर्मली अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता दूं साइज। फॉर एग्जाम्पल किसी की जो हाइट होती है वो कितनी होगी, 4 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच। ये जो 5.5 मैंने बोला है यही आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, या फिर मैं बोलूं साइज, परिमाप बोलते हैं उसको हिंदी में, यानी कि किसी भी चीज का परिमाप। वो 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, दैट्स मीन उसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगी, डिजिट होगा, वो ही आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब स्केलर का मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन का मतलब हमें ये नहीं पता कि हमें स्पीड में भागना तो है बट किस डायरेक्शन में, बस हमें बोला गया है कि आप भागो, आपको स्पीड में, इतने स्पीड में भागना है, तो हम भागना शुरू कर दें, तो हम सिर्फ भागते रहेंगे इधर उधर। ये जो भागना है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट क्या नहीं होता, आपकी डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड। ऐसे ही अगर मैं आपका सेकंड एग्जांपल लूं दैट इज वर्क। अगर मैं कहूं कि मैंने 10 जूल वर्क किया, भाई मैंने काम किया, मैंने बहुत ज्यादा काम किया, मैंने 10 जूल काम किया, लेकिन कहाँ गया, किस डायरेक्शन में किया, ऐसा कुछ तो हम स्पेसिफाई करते नहीं है।
जब हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती है, हमारी एनर्जी लॉस होती है। अब ये एनर्जी किस डायरेक्शन में लॉस हुई है ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो सो सिंपल यही बात है कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर होता है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है आपका कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या किस डायरेक्शन में वो मोशन में है। आई होप आपका स्केलर बहुत अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारी वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ जाते हैं। तो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude के मैं साइड में ब्रैकेट में लिख देती हूँ साइज, ताकि आपको याद रहे, साइज एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, आपको ये तो पता होगा ही कि हमारी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका साइज तो है, बट उसकी डायरेक्शन भी उसके साथ है। अगर मैं इसके यहाँ पे बात करूं एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल आपका क्या होगा, आपकी जो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ वो ले लेती हूँ वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे, अगर मान लीजिए कि आपको कहीं भी मूव करना है, मैं कहूं कि आपको 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में जाना है, तो मैंने ईस्ट डायरेक्शन दे दिया आपको पता है ना हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपको 5 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो मैंने नॉर्थ को फिक्स कर दिया, मैंने इस डायरेक्शन को यहाँ पे फिक्स कर दिया। दैट्स मीन अब आप कहीं और मूव नहीं कर सकते, आपको जो डायरेक्शन स्पेसिफाई की गई है आपको सिर्फ उसी डायरेक्शन में मूव करना है, और यही तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट्स मीन कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटीज के नाम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर है। पहले स्केलर पे आते हैं, आपकी स्पीड, वर्क, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, ये सभी आपकी कौन सी क्वांटिटीज हैं, ये सभी आपकी स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि आपको पता है स्पीड सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क, आप कोई वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी का लॉस होता है, बट किस डायरेक्शन में होता है ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। फिर आपका डिस्टेंस क्या होता है, मैं चाहे कहीं पे भी मूव करूं, मैं ईस्ट में गई हूँ, वेस्ट में गई हूँ, मैंने कितने डिस्टेंस कवर की, मैं कितना चली हूँ, कितना मैंने वॉक किया है, वही मेरी क्या होगी, वही मेरा मैग्नीट्यूड होगा। तो डिस्टेंस भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आपका मास, किसी का जो वेट होता है वो कोई वेक्टर क्वांटिटीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का वेट, किसी का मास वो वेक्टर कैसे हो सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो हमारा जो मास होता है वो क्या होती है हमारी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर, अब मान लीजिए मैं कहूँ मेरे रूम का टेम्परेचर कितना है, मैंने बोल दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मैंने इसकी डायरेक्शन बताई कि मेरे ईस्ट में 40 डिग्री सेल्सियस है या मेरे साउथ में 40 डिग्री सेल्सियस है, मैंने कहा रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। दैट्स मीन सो सिंपल कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इजी, आई होप आपके स्केलर बहुत अच्छे से अब तक क्लियर हो गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं और वेक्टर कौन सी होती है। एक बार हम लोग वेक्टर्स के अदर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हमारी वेलोसिटी, देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद फोर्स, टॉर्क एंड एनी अदर्स। यानी कि ये हमारी वो क्वांटिटीज हैं जो मेनली हम यूज करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमारा अलग से एक टॉपिक है। देन उसके बाद हमारा फोर्स, देखिए आप फोर्स बताइए मुझे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चॉक होल्डर है, अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना है, मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है, तो मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मुझे इसको यहाँ लाना है और मैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगी, तो क्या वो यहाँ पहुंच पाएगा, नहीं जा पाएगा। दैट्स मीन आपको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा जहां पे आपको कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कराना है, उस जगह पे चेंज करना है।
इसका मतलब फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। फिर उसका होता है नेक्स्ट है आपका टॉर्क। टॉर्क के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको ये शायद बता चुकी हूँ। टॉर्क हमारा एग्जैक्टली फोर्स ही होता है। सिर्फ हमारा अगर फोर्स किसी एंगल पे लगाया जाए तो वो क्या बन जाता है, टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप गेट खोलते हो, गेट हम कुछ इस तरह से खोलते हैं, इस तरह से, तो वो कोई एंगल बना लेता है। तो वो जो एंगल बना रहा है गेट खोलते टाइम, तो आप उस फोर्स को फोर्स ना बोलते हुए वो बन जाता है आपका टॉर्क। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में, यानी कि आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन थी, जो एग्जांपल था, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उनके एग्जांपल सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस भी लिखवा दूंगी, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी एमसीक्यूज बनेंगे वेक्टर और स्केलर से, वो सभी मैं आपको यहाँ पे करा दूं। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको करा देती हूँ। जो हमारा करंट होता है, करंट, आप लोगों को शायद पता होगा, करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायरेक्शन आपकी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो हम क्या सोचेंगे कि जो हमारा करंट होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो आपका करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बहुत ही अजीब केस है, अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन ये एक लौता ऐसा केस है जिसमें कंफ्यूजन आती है, इसलिए ये मैंने आपको अलग से ही बता दिया है, क्लियर कर दिया है। जो आपका करंट होता है वो उसकी डायरेक्शन फिक्स है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है बजाय डायरेक्शन वाली वेक्टर क्वांटिटी के। अब ये तो था कि करंट किस साइड जाएगा, मतलब स्केलर में जाएगा या वेक्टर में जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमारा जो करंट होता है ना, करंट हमारा वेक्टर लॉ को फॉलो ही नहीं करता है। हम कुछ वेक्टर लॉज पढ़ेंगे जो कि हमारे वेक्टर, सिर्फ वही क्वांटिटी वेक्टर में जा सकती है जो क्या करेगी, वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगी। बट जो करंट था उसने ठान लिया कि वो वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि जो वेक्टर के लॉज है उनको फॉलो करेगा ही नहीं, तो उसको कहाँ पे आना पड़ा, उसको स्केलर पे आना पड़ा। तो हम यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें भी सीखेंगे जो हमारे लॉज बताएंगे, यानी कि वेक्टर के कुछ ऐसे लॉज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो सारे के सारे मैं आपको अब इसके बाद कराऊंगी, लेकिन वो कराने से पहले जितने भी आपके डिफरेंसेस बनते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मैं पहले आपको वो लिखवाऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको लॉज वगैरह बताऊंगी। वो करते टाइम फिर उसके बाद हम देखेंगे इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। चलिए पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि जब तक आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा तब तक हम लोग डिफरेंशिएट कर भी नहीं पाएंगे कि हमारा स्केलर कौन सी क्वांटिटी है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, यहां मैं स्पीड लिख रही हूँ, वहां मैं वेलोसिटी लिख रही हूँ, क्योंकि इनका भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी अभी आपसे कहा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर हमारी, सॉरी वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ लिखा 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, मैंने यहाँ लिखा 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, ये तो दोनों सेम हो गया। लेकिन मुझे ये कैसे पता लगेगा ये हमारी स्केलर है और वो मेरी वेक्टर है? ये पता लगाने के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए। जब तक आपको इनको रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा तब तक आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपकी जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो आपके सिंपल नंबर से शो होती है। स्केलर क्वांटिटीज जस्ट
राइट बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सिंपल मैग्नीट्यूड से शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कोई एक स्केलर क्वांटिटी ए है, वो हमारी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपली मैंने ए लिख दिया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्केलर। फॉर एग्जांपल कोई ए है, कोई स्केलर बी है, कोई स्केलर सी है, यानी कि इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। स्केलर नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। दूसरी बात कि आप किसी भी स्केलर को किसी भी दूसरे स्केलर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केलर 3 है, एक स्केलर हमारे पास 4 है। अगर आपको a प्लस बी करना है तो सिंपली क्या करना है, अलजेब्रिक रूल लगाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, अलजेब्रिक रूल लगाया है, सिंपली जो हम नॉर्मली मैथ्स में यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की तरफ। देखिए जो हमारा वेक्टर होता है ना, वेक्टर क्या करता है, हमारा वेक्टर ऐसे नॉर्मली शो नहीं करते, जैसे ए बी सी इस तरह से शो नहीं करते। वेक्टर को शो करने के बहुत तरीके हैं। फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज, आप कोई भी लिखेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। ये जो आप एरो लगाते हैं ना, इसका ये वाला पार्ट आपका होता है हेड, हेड, और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है आपका टेल, हेड एंड टेल। तो आप जब भी किसी भी वेक्टर को शो करेंगे, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसा कुछ एरो लगा देंगे। इस एरो से आपको पता लगता है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल आपने फोर्स लिखा तो आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। कुछ इसी तरह से हम लोग क्या शो करते हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज को शो करते हैं। सेम एज आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो कहीं जगह, काफी जगह कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, बोल्ड, आपके पास बोल्ड लेटर होगा। ये बोल्ड लेटर क्या शो करता है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपके रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो गए, 2। पहला एरो से शो करने का, हेड ऑन एरो, एंड सेकेंड इज बोल्ड। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बोल्ड लेटर में शो कर देते हैं तो वो आपकी क्या शो करती है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन उनको फॉलो करती है। लेकिन आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो नॉर्मली फॉलो नहीं करती है, नॉट फॉलो अलजेब्रिक लॉज। जो हमारे अलजेब्रा के लॉज होते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं 2 + 3 = 5, तो ये रॉन्ग है। वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास ए वेक्टर है 2 का और आपके पास बी वेक्टर है 3 का, तो आप a + b नहीं कर सकते हो, a + b सिंपली नहीं कर सकते हो 2 + 3, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके जो वेक्टर होते हैं ना उनके कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जब तक आप उन नियम को नहीं जानेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि हम a + b क्यों नहीं कर सकते, जबकि हम स्केलर में a + b कर सकते हैं। क्योंकि इनके खुद, अगर हम ऐसा कर पाते, हम सिंपली जैसे स्केलर में करते हैं a + b, तो फिर स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस कुछ बचता ही नहीं। तो हमें क्या सीखना है, हमें वेक्टर के सभी लॉज को सीखना है कि क्यों नहीं फॉलो करता है, क्यों नहीं करता ये सब कुछ कि a + b = 5 हो जाएगा। नो, हमें क्या सीखना है, वेक्टर लॉज को सीखना है, फिर उनको अप्लाई करने का तरीका भी सीखना है। तो ये चीजें सीख ली हमने। हमारी जो लास्ट चीज है वो देखिए, आपका जो स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो सकती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कि आपकी जो स्केलर क्वांटिटी है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, एज वेल एज आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो भी स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए मैं आपके लिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या सीखा, हमने अभी सीखा स्केलर और वेक्टर 2 टाइप्स की क्वांटिटीज होती है। किस लिए होती है, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना होता है, 2 टाइप में डिवाइड करना होता है, स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, जिनमें डायरेक्शन का कोई भी हमारा मीनिंग नहीं है।
फिर उसके बाद हमने देखा हमारी जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो अलजेब्राइक रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे 2 + 3 = 5। सिंपली हमारी स्केलर क्वांटिटी थोड़ी भोली भाली सी होती है, जैसे चलता आया है मैथ्स में ऐसे ही चलती जाती है, इसके अपने खुद के कोई रूल नहीं होते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किसी भी लेटर से आप इसको शो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है ANP, तो इसमें कोई भी ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ईजी है। देन लास्ट में हमारी जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फिर हमारी अदर साइड हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज एंड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में हमने क्या देखा, वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, फोर्स, टॉर्क एंड एक्सेट्रा। ये सब आपकी वो क्वांटिटीज हैं जिनमें आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में आपकी डायरेक्शंस भी होती है। फिर हमने देखा कि हमारा जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो क्या फॉलो नहीं करती, वो हमारे अलजेब्रिक रूल फॉलो करती ही नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रूल इनके लिए बने ही नहीं है। ये सिंपली तो कोई काम करती ही नहीं है, इनको अपना खुद का रूल चाहिए। जिसके हम 2 + 3 5 बनाते हैं, ये बनाने ही नहीं देती है ऐसे, ये बोलती है मेरे खुद के रूल लगाओ। तो अब इन्होंने जो अपने खुद के रूल्स बनाए हैं, हमें वो रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उनके बारे में जानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, फिर उनको अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा। तो ये सारे काम हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। और आपका जो नेक्स्ट है कि आपकी जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। देन उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को, आपको बस दो तरह से रिप्रेजेंट करना है कि अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा देते हैं, एरो हेड एंड टेल, उसका एरो क्या होना चाहिए, हेड आगे की तरफ होना चाहिए। जैसे मैंने ए पे लगाया है, हेड कहाँ है, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका ये ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अदर जो आपका तरीका है वो है आपका कैपिटल में, अगर आप किसी भी उसको किसी भी लेटर को अगर आप बोल्ड लेटर बना देते हैं, बोल्ड टाइप में लिखते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज बन जाती है। आई होप आपके बहुत अच्छे से स्केलर एंड वेक्टर समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ टाइप के आपको वेक्टर्स कराऊंगी, देन उसके बाद हम उसके लास वगैरह सीखेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि हमने वेक्टर और स्केलर्स तो कर लिए हैं, बट जो वेक्टर है हमारा वो थोड़ा सा जिद्दी है, उसने अपने कुछ टाइप्स बनाए हुए हैं, कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे अभी समझाने वाली हूँ। इसको देख के घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी चीजें हैं, बस आपको ये चीजें अपने माइंड में एक बार रिकॉल कर लेनी है, अच्छे से याद भी करनी है, समझनी भी है, लेकिन उससे पहले साथ साथ इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी नोट्स वगैरह हैं मैं आपको यहीं पे ही लिखवाती रहूं, जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन्स होंगी, एग्जाम्पल्स होंगे, वो सभी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे वेक्टर्स। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है ए फ्यू डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर्स होते हैं ना उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी उनकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, एग्जांपल्स। पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जो आपको मैं यहाँ पे डेफिनेशंस लिखवाने वाली हूँ, हमारे जो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हम सीखने वाले हैं, एग्जाम में 2 मार्क्स में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। वो डू यू मीन बाय नल वेक्टर एंड अदर वेक्टर्स, जो भी है आपका, जो मैं अभी यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ, वो सभी एग्जाम में 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में या फिर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वेक्टर्स। जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेक्टर है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। हमारा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यानी कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये कैसे होता है, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, किसी भी, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ए लिखी, तो उसके दोनों तरफ आप क्या लगा सकते हैं, मोड लगा सकते हैं। ये जो आपने मोड लगाया है ना, यही आपका क्या कहलाता है, ये मैग्नीट्यूड आपका क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली ए भी लिख सकते हैं।
तो यह आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो सिंपली क्या है, मैंने दोनों तरफ मोड लगा दिया है, ये मोड लगाना ही, और जब मोड से कोई क्वांटिटी होकर निकलती है तो सिंपली वही क्वांटिटी होती है जो इन दोनों मोड के बीच में लिखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं बी का मोड, तो वो क्या आएगा, वो बी ही तो आएगा। तो ये आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा वेक्टर होता है ना, वो हमारे अलजेब्रिक लॉज को फॉलो नहीं करता है, तो ये वो ही लॉज है। इसका समझाने का, कहने का मतलब क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, और आपकी कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज मान लीजिए ए आ गई, अगर वो माइनस में है और आप उसका मोड ले लेते हैं, तो वो नॉर्मली क्या आ जाती है, वो वही क्वांटिटी आ जाती है जो इन दोनों मोड के बीच में थी। तो ये वो समझाने का तरीका है कि आपकी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोड के अंदर है तो वो बाहर आ सकती है विदाउट एनी माइनस साइन। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड वेक्टर की तरफ चलते हैं, जो है हमारा इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल वेक्टर के बारे में मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि आप जब भी किन्हीं भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, वो दोनों ही चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। सेम मतलब सेम चीजों की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी क्लोथ्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आप क्लोथ्स के साथ ही कर सकते हैं। अगर आप कोई भी खाने की चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आइसक्रीम का किसी भी चीज के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो सेकंड जो आपकी चीज होगी वो आपकी आइसक्रीम ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो आपको इनमें अगर कंपैरिजन करना होता है तो ज्यादा इजी रहती है। अब अगर आप कॉफी का कंपैरिजन करेंगे अपनी आइसक्रीम के साथ तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। तो सेम ऐसे ही आपकी जो इक्वल वेक्टर है ना, वो वेक्टर आपका इक्वल कब होगा, जब आपका दोनों चीजें सेम होंगी। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। वेक्टर्स तब आपके इक्वल कहे जाएंगे इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन। जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। मैं आपको उसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वेक्टर ए है, ये मैंने कोई भी वेक्टर ए ले लिया, मैंने इसके ऊपर एरो शो किया है। मैंने आपको बताया था जब रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि किसी भी वेक्टर के ऊपर आप क्या लगाते हैं, एरो शो आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, दैट्स मीन ए आपका क्या है, वेक्टर। अगर मैं सिर्फ ए लिखती दैट्स मीन वो आपका स्केलर बन जाता। तो वेक्टर शो करने के लिए मुझे इसके ऊपर क्या शो करना पड़ा, एरो। तो हमारे पास फर्स्ट जो मैंने वेक्टर लिया है वो मैंने ए वेक्टर ले लिया है, सेकंड जो मैंने लिया है वो भी मैंने क्या ले लिया है, एक वेक्टर बी। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लिया है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ फिनिश हो रहा है तो ये भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 3 है। और आपको एक चीज और यहाँ पे नोटिस करनी है कि मैंने दोनों का एरो इस साइड दिखाया है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड की मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स प्रूव करेंगे तो उनका दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, एज वेल एज उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करती कि आपके पास कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होंगे क्या? जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये चीज कि ये जो आपकी इनकी जो साइज है वो छोटा है, जबकि आपका बी का जो साइज है वो क्या है, आपका बड़ा साइज है। तो ये आपका इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, ये सेम डायरेक्शन में जरूर है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट ये इक्वल नहीं हो सकता है। क्योंकि इक्वल जो हमारा वेक्टर है उसकी डेफिनेशन क्या है, बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी तो उनका सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं इसको किसी अदर तरीके से शो करने की कोशिश करूं। मान लीजिए कि मेरे पास वेक्टर ए है, लेकिन मैंने बी वेक्टर जो लिया है वो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है। तो आप जरा सोच के देखिए कि यहाँ पे जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 3। बट ये दोनों क्या है आपकी, ये दोनों आपकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो ये आपका क्या नहीं हो सकता, ये आपका इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। दैट्स मीन आपका जो इक्वल वेक्टर होगा वो सिर्फ ये वाला शो होगा।
अगेन दोबारा से बता देती हूँ, जब आपके किसी भी दो वेक्टर या तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, वो सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो वो आपके कौन से वेक्टर हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट वेक्टर विच इज नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर होता है ऑफ ए सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो होगा तो क्या आपका सेम मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन क्या होगी उनकी अलग अलग। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी एक वेक्टर ए ले लूं, ये मैंने कोई भी एक वेक्टर ए ले लिया, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर होगा -a, जिसको आप कैसे शो करेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए ये जो मैंने नेगेटिव a लिया है वो इस तरह से लिया है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को क्या कर दिया है, अलग। आई होप ये समझ में आया होगा आपके कि आपका नेगेटिव वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है वेक्टर का, बट उसकी डायरेक्शन को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आप डायरेक्शन को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। तो जब आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं बट मैग्नीट्यूड उतना ही रखते हैं, तो वो वेक्टर आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वेक्टर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। ये वेक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए अगर आपको ये वेक्टर समझ में आता है तो जितने भी आप लास्ट सीखेंगे ना, ट्रायंगुलर लास्ट, पैरेललोग्राम लास्ट, जितने भी होंगे उन सबको समझना ये आसान कर देगा। देखिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। द वेक्टर्स आर सेड टू बी को-इनिशियल। को, देखिए ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना को, इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन। एंड इनिशियल जो वर्ड आप देख रहे हैं उसका मतलब होता है शुरुआत, यानी कि कॉमन शुरुआत, सेम शुरुआत। The vectors are said to be co-initial if their initial point is common। दो वेक्टर है हमारे पास, लेकिन दोनों की जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग है, दोनों ही कहां से हो रही है, सेम। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई भी दो चीजें ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मेरे पास एक वेक्टर ये है एंड सेकंड वेक्टर ये है। अगर मैं इस वेक्टर का और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम कर दूं कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने इनकी जो टेल है उनको आपस में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये आपके हो जाएंगे इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं, जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ए ले लिया और मैंने एक वेक्टर यहाँ पे बी ले लिया। अब आप देख सकते हैं दोनों का जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, को इनिशियल, ये हमारा को इनिशियल पॉइंट होगा। तो ये आपका कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे, ये हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो इसको दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है को लीनियर वेक्टर। को मैंने अभी अभी आपको मतलब बताया, को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है आपका कॉमन, और लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए जो आपके को लीनियर वेक्टर्स होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड क्या है, बट वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि ये इसका हेड है और ये चौक का हेड है। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इसकी जो आपकी लेंथ है वो कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्या है, ये को लीनियर है, कॉमन लाइन पे है, ये दोनों पैरेलल हैं। दैट्स मीन कि आपके जो ये को लीनियर वेक्टर होते हैं वो कैसे होंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होने चाहिए, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। यानी कि कोलिनियर जो वेक्टर बताया गया है वो आपके पैरेलल वेक्टर को बताया गया है। आई होप आपके समझ में आ रहा है। ये चीज समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे कोई वेक्टर रखा हुआ है,
तो भाई अगर आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेक्टर अब भी वो ही वेक्टर रहेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन अब भी वही है और मैग्नीट्यूड अब भी वही है, बस उठा के कहाँ रख दिया उसको, साइड में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम ऐसा ही कि अगर आप कोई भी वेक्टर है वो ऊपर नीचे रखा हुआ है तो वो आपका पैरेलल वेक्टर बन जाता है, यानी कि कोलिनियर वेक्टर बन जाता है। अब करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, को अगेन को वर्ड आ गया। को का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, को का मतलब मैंने आपको बताया था कॉमन। प्लेनर का मतलब होता है प्लेन, सेम प्लेन, यानी कि दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन सेम प्लेन, यानी कि कितने भी वेक्टर हो लेकिन वो एक ही प्लेन पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ मेरा जो हाथ है वो एक प्लेन है, मैंने इस पे कहीं भी कोई भी वेक्टर रख दिया, ये वेक्टर मैंने यहाँ पे रख दिए, ये सारे किस पे हैं, वो एक ही प्लेन पे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और ले लिया, ये सभी किस पे हैं, ये सभी आपके सेम प्लेन पे हैं, यानी कि ये आपके क्या होंगे, ये आपके कोप्लेनर वेक्टर होंगे। लेकिन मान लीजिए कि मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, तो क्या अब इन दोनों वेक्टर्स के साथ ये वेक्टर आपका कोप्लेनर होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों तो सेम प्लेन पे हैं, लेकिन इसको मैंने कहीं और ला के रख दिया है, तो ये सेम प्लेन में नहीं होंगे, तो ये कोप्लेनर भी नहीं होंगे। बट ये दोनों अब भी क्या है, सेम प्लेन में है, तो ये आपके कौन से होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कोप्लेनर वेक्टर आपका कहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही सरफेस पे होना चाहिए, एक ही प्लेन पे होना चाहिए। आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। हमने सारे वेक्टर्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं, इनमें ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आई है जिससे हमें ये समझ में ना आया हो। सभी वेक्टर्स को मैंने विद डेफिनेशन एक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। जहां पे भी आपको अब भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप एक बार और कराने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगी। अब हम नए टॉपिक को सीखेंगे। ये हमने वेक्टर्स तो सीख लिए हैं, लेकिन आपको मैंने कहा था वेक्टर्स के कुछ लाज भी होते हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे अपने टॉपिक वाइज चलेंगे। फिर देखते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे वेक्टर्स हमने लिखे हुए हैं क्या आपको वो समझ में आ गया है। देखो को वाले सारे आप कॉमन करके कर सकते हैं। कॉमन मतलब सेम इनिशियल मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। कोलिनियर मतलब वो दोनों क्या होंगे, लाइन उनकी सेम रहेगी, यानी कि पैरेलल होंगे। और कोप्लेनर आपकी क्या होंगे, यानी कि उनका प्लेन क्या होगा, सेम होना चाहिए। अगर कोई वेक्टर अदर कहीं पे रख दिया जाए तो वो बाकी वेक्टर के साथ क्या नहीं होगा, कोप्लेनर नहीं होगा। चलिए अब आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई भी चीज इधर उधर से देखनी ना पड़े। अगर आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहाँ से पढ़ें कैसे करें, तो शायद कुछ ना कर पाए। लेकिन अगर आप एक जगह फोकस रखेंगे तो बहुत आसानी से कर भी लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए